चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बहुत से अहम सवालात उठाए गए, इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए। ये मामला किस रुख पर आगे बढ़ेगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी, जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, क्या फैजाबाद केस मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा? अफसार साहब, आज अदालत में आपसे भी सवाल जवाब हुए, आपने अपना बयान हल्फी भी दिया है, उसके बाद टीवी चैनल्स पर भी ये गुफ्तगू मुस्तकिल हमारे सामने रही है। आज की समाअत को देखते हुए, क्योंकि एक पुराना फैसला है, करीबन 4-5 साल पुराना फैसला, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, नजर सानी दरखास्तें दायर हुई, फिर सब वापस ले ली गई हैं, इसका मतलब है हुकूमत फैसला कबूल कर चुकी है। समझ रहे हैं कि मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ेगा ये मामला? देखिए, ये बात आज अदालत में भी हुई है और किसी और बात पे बात करते हुए मैंने जब कहा मोअज़्ज़ज़ बेंच को कि मुझे उम्मीद नहीं थी किसी एक केस के मामले में, मेरा ज़ाती वो केस था अपॉइंटमेंट का, तो मैंने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने कहा कि उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैं उन्हीं की बात पे यकीन करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि अंजाम तक पहुँचेगा, इसकी उम्मीद मुझे है। और मंतकी अंजाम इसका ये नहीं है कि किसी सरकारी अहलकार को, रिटायर्ड को आप पकड़ के जेल भेज दें या उसको सज़ा दे दें, ये मकसद नहीं है। अल्लाह जानता है ये मकसद नहीं था मेरे बयान हल्फी का। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैंने 2 साल टैक्स पेयर्स के पैसे से तनख्वाह ली है, उन 2 सालों का मैं अवाम को जवाबदेह हूँ, अल्लाह को भी जवाबदेह हूँ, आइन को भी जवाबदेह हूँ। वहाँ मैंने जो सच देखा वो मैं लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अभी कुछ चीज़ें उसकी शेयर की हैं एक बयान हल्फी में, अभी बहुत कुछ है। और ये मेरा अपने आप से वादा इसलिए है कि जर्नलिस्ट के तौर पे सारी उम्र काम किया था, तो जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि वो सच को सामने लाता है, हुकूमतों के सच को। मैं तो हुकूमत के अंदर चला गया और वहाँ जाके जो मैंने देखा, और फिर उसकी वजह सच लाने की सामने सिर्फ ये है कि जो हमारे निज़ाम में ख़राबियाँ हैं और जो हमारे मुल्क के हालात हैं, लोगों को, एक जर्नलिस्ट का काम होता है लोगों को सच तो बता देना। अब मेरे लिए ये सरमाया हयात है। आज जजेस के कमेंट्स के अफसार आलम ने इस निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। बस मेरी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ मकसद पूरा हो गया। इससे ज़्यादा ना मेरा कोई इनकलाब है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मेरी किसी से रंजिश है। निज़ाम को एक्सपोज करना था कि इस निज़ाम में ये ख़राबियाँ जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब ये निज़ाम चलाने वालों पे है और निज़ाम बनाने वालों पे है कोई इसको कैसे बेहतर करे ताकि हमारे मुल्क के लोगों की खुशहाली हो, तरक्की हो, वो आगे बढ़ें। हम इसी चक्कर में ना फंसे रहें जिसमें हम पिछले 75 सालों से फंसे रहे हैं और जिसका जिक्र किया मोअज़्ज़ज़ जजेस ने कि 75 सालों में सरकार के काम करके किसी ने बाहर जाके इस तरह बात नहीं की जैसे आपने की है, मैंने मतलब की है। तो मुझे तो नहीं पता था, ये मैं पहला शख्स हूँ और मेरा ख्याल है कि ये करना चाहिए, सच हमें लोगों से बोलना चाहिए। हम टैक्स पेयर से पैसे के तनख्वाह लेते हैं तो उनको सच बताना भी हमें चाहिए। मैं अकाउंटेबल हूँ उन 2 सालों का, लेकिन 30 साल मैंने टैक्स दिया भी है इस रियासत को। तो इस रियासत को जो मैंने टैक्स दिया है वो जिनकी तनख्वाह में जाता है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पता चले उन्होंने काम कैसे किया अपने ओहदों पे, और उसमें मैंने जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैंने किया है, इससे ज़्यादा नहीं है। मुझे उम्मीद है एक और उसमें बात सिर्फ मैं आखिरी करूँगा कि वो रिजेक्ट किया है ना कि कमेटी कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल, और कमीशन का उन्होंने इशारा दिया। को बहुत अच्छा नहीं रहा। मैंने खुद एग्जांपल दी, मैंने कहा ये एबटाबाद कमीशन बाहर नहीं आई, कमीशन की रिपोर्ट बाहर नहीं आई, और एक मैं एग्जांपल दे नहीं सका, हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई। वो आई तब जब इंडिया में लीक हुई, तो हमारे यहाँ भी थोड़ी वही पार्शली जो लीक हुई थी वही यहाँ भी पब्लिक हुई, पूरी अभी भी नहीं लीक हुई। तो मैंने कहा कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में फुल कोर्ट बैठी थी और आपने एक मिसाल कायम की पूरे पाकिस्तान को कि वो खुद मिलावट के बगैर सच देखे टीवी कैमरों के जरिए, आप इस कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको लाइव कैमरा पे दिखाएं, कौम देखे कि कैसे एक कमीशन काम करता है और कौम खुद फैसला करे सच और झूठ का। तो आपकी भी तैयारी है उस कमीशन के सामने पेश होने की, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब भी आपको पूछ रहे थे कि पीछे नहीं हट जाइएगा? फिर मुझे वो बड़ा हैरान कुन लगा, बार बार उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे लगा जैसे वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मैं कह रहा था कि जी मैं पेश होऊंगा। उन्होंने कहा आप सोच रहे हैं फिर आप पेश होंगे, यस और नो? मैंने कहा जी यस। कहते नहीं आप सोचें,
और फिर मुझे बताएं कि आप उस कमीशन के सामने पेश होंगे, आप पे जिरा होगी, आप भी जिरा कर सकेंगे, उनके वकील भी आप पे जिरा करेंगे, आपको सवालों के जवाब देने होंगे। मैंने फिर सोचा कुछ सेकंड के लिए और मैंने कलमा तैयबा पढ़ा वहाँ पे। मैंने कहा, कलमा तैयबा पढ़ के कहा मैंने कहा मैं बिल्कुल उस कमीशन के सामने पेश हूँगा और तमाम जिरा का सामना करूँगा, तमाम सवालों का जवाब दूँगा। ये मैंने कह दिया, ये मैं कह सकता था। अब मैं ये चाहता हूँ कि कौम भी देखे जो मुझ पे जिरा होती है और जो मैं जिरा करता हूँ दूसरों पे। ठीक है, इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आऊंगी। पुराना फैसला है, अमल दरामद हुकूमत ने नहीं किया, इदारों ने नहीं किया जिनको इसमें मेंशन किया गया, लिख के बता दिया गया, नाम भी लोगों के आए, मगर नजर सानी की 7-8 दरखास्तें इस पे दायर हो जाती हैं और उसके बाद ये 5 साल सुना ही नहीं जाता है मामला। अब आज वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोगों को सबक मिलेगा। इंतहाई सख्त रिमार्क्स सुन के जाहिर बात एक मामला, एक आला अदालत का फैसला आ रहा है और उस पर अमल दरामद ना, आपको लगता है कि मंतकी अंजाम पर जाएगा मामला, जिन्होंने गलत किया उन्हें सजा मिलेगी, किसी नतीजे किसी पार मामला लगेगा, वरना तो फिर अच्छे अदालती फैसले माजी के भी मौजूद हैं। क्या सजा आप चाहते हैं? कोई सजा भी तो तजवीज़ करे ना सोसाइटी। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया। तो कानून के मुताबिक जो फरमाया गया कि जो भी कैरेक्टर शामिल थे हर एक कड़ी को जोड़ा जाए, चेक किया जाए, उस SHO से भी पूछा जाए भाई तुम्हारे इलाके से कितने लोग गए, फिर DSP से पूछा जाए तुम्हारे इलाके से कितने लोग गए, फिर SP को बुलाया जाए भाई तुम्हारे इलाके से कितने लोग गए, फिर SP से ऊपर के सरबराह को बुलाया जाए, फिर IB से इंक्वायरी की जाए, फिर ISI से इंक्वायरी की जाए, फिर MI से इंक्वायरी की जाए। करते रहे आप ये इंक्वायरी। आपने कानून की बात की ना, मैंने पूछा कि क्या सजा होगी, तो आपने कहा कानून के मुताबिक होगी। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके का फैसला हमारे साथी और दोस्त ने किया है, ये है उन लोगों की आंखें खोलने के लिए जो समाज में खराबियों की में बड़ी बड़ी तकारीर करते हैं, बुलंदो बांगा दावे करते हैं, बुलंदो बांग दावे। सीखें इस आदमी से, अफसार से कुछ। और मैं ख़ास तौर पे उन सहाफ़ियों से मुखातिब हूँ जो बहुत बहुत बड़े स्कैंडल्स को शुरू करके फिर ये भूल जाते हैं कि वो क्या थे और क्यों नहीं उनकी पैरवी करते अदालतों में जाके, या क्यों नहीं उनका पीछा करके कौम को बताते कि क्या है। अफसार ने जो काम किया ये हम सब लोगों के लिए आंखें खोलने के मुतरादिफ है। इसका ज़ाती मामला नहीं है, ठीक है ये मुलाजमत करता रहा और नहीं करता रहा, ये ज़्यादा बहस है। हम सब, हमारा आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम सब से लॉयल्टी टू द स्टेट मांगता है। बेशक जब आर्टिकल 5 हमसे लॉयल्टी टू द स्टेट मांगता है तो फिर अगर हम स्टेट से लॉयल हैं तो ऐसे इक़दामात जिनसे स्टेट ज़ख्मी हो, जिसमें स्टेट के अदारे ज़ख्मी होते हुए नज़र आ रहे हों, जिसमें स्टेट के अदारे ख़ास तौर के ऊपर कुछ मकासद हासिल करने का किरदार अदा कर रहे हों, तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर उंगली उठाएं। नॉट ओनली फैज़ाबाद केस, रोज़ ऐसे केस होते हैं, रोज़ाना। कतई कलामी की माज़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये हवाला दिया अफसार साहब का देके, कहा कि जो स्टेट के लिए काम करने वाले लोग हैं, स्टेट के मुलाजिम, उनको ये करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम रोज़ क्या नहीं देखते, बिल्कुल कितनी कहानियाँ इंग्लिश अखबारों की हेडलाइंस होती हैं, टेलीविज़न स्क्रीनों की हेडलाइन होती हैं और किताबों की किताबें हमें पढ़ के सुना दी जाती। कोई गया अदालत में, किसी ने ये हमारी कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी को चैलेंज किया है अफसार ने। अब बात रह गई मास्टरमाइंड कौन था, सब जानते हैं। फैज़ाबाद केस मंतकी इंजाम तक पहुंच पाएगा, पहुंचना चाहिए, लेकिन वही चाहिए तो सभी कहते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आप यहाँ हमें बोलने दिया करें, आप बोल लिया करें। कितनी अच्छी मैं गुफ्तगू करने के मूड में था। और देखिए आसमा जिलानी केस याद है आपको? असगर खान केस आपको याद है? मुझे बहुत याद है। और भाई मुझे तो वो भी केसेस याद हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलॉटमेंटें हुई, मुझे वो केसेस भी याद हैं। मुझे एब्डो प्रावडा के केसेस भी याद, मुझे हुसैन शहीद सोहरवर्दी का वो स्टेटमेंट भी याद है। मुझे याद तो बहुत कुछ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अंजाम वो हो, किसी को आप छुरी के नीचे ज़िबा करना चाहते हैं या
एक प्रिंसिपल फैसले करने होंगे, ऐसे फैसले करने होंगे जो आने वाली कल में भी मिसाल के तौर पे पेश किए जाएं, और जब कभी भी ऐसा कोई वाकया हो तो कहा जाए रुक जाओ भाई, उस अदालती फैसले को सुन लो और वहां पे क्या तय हुआ था। ठीक है। तो मैं बिल्कुल, और फिर लेट मी अगेन से मिस्टर अफसार आलम, यू आर हीरो ऑफ द डे। और मेरा ख्याल है तुम्हारी लाइक्स वो क्या होती है वो बहुत ज़्यादा आज हो जाएंगी, हो गया काम।